हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इफ़ यू फाउंड द सेशन यूज़फुल प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्जरी डन फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। कौन सी सर्जरी हम माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए करते हैं? तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस होता क्या है? तो माइस्थेनिया ग्रेविस इज़ अ कंडीशन इन विच डिक्रीज लेवल ऑफ ACH, इन विच डिक्रीज लेवल ऑफ ACH एंटीकोलिनर्जिक हार्मोन। चलो, तो माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो मोस्ट क्लिनिकल फीचर है जो स्पेशली माइस्थेनिया ग्रेविस को ही इंडिकेट करता है, उसका नाम है टॉसिस। तो टॉसिस एक ऐसा क्लिनिकल फीचर है, एक ऐसा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जो स्पेशली इंडिकेट करता है माइस्थेनिया ग्रेविस को। टॉसिस का मतलब क्या होता है? ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, drooping of eyelid is a special condition that is especially clinically manifested in myasthenia gravis। तो जब भी माइस्थेनिया ग्रेविस की हम बात करते हैं तो वहाँ पे अगर हम जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट में, तो माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस होती है हमारी फाइसोस्टिग्माइन एंड नियोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन एंड नियोस्टिग्माइन। तो ये दोनों जो ड्रग्स हैं, दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन माइस्थेनिया ग्रेविस। बट वॉट अगर यहाँ से नहीं हो पा रहा है एंड वी हैव टू गो फॉर सर्जरी, तो सर्जरी ऑफ चॉइस क्या हो सकती है? सर्जरी ऑफ चॉइस इन माइस्थेनिया ग्रेविस इज थाइमेक्टोमी। थाइमेक्टोमी क्या होता है? रिमूवल ऑफ thymus gland, removal of thymus gland is thymectomy। what is our question? यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया? सर्जरी डन फॉर माइस्थेनिया ग्रेविस। तो फर्स्ट है हमारा पैलिडोटॉमी। पैलिडोटॉमी जो है ये सर्जरी करते हैं पार्किंसंस में। पैलिडोटॉमी सर्जरी करते हैं पार्किंसंस में। हाइपोफाइसेक्टोमी इज रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, removal of pituitary gland is hypophyseectomy। सो जो सेकेंड आंसर है थाइमेक्टोमी। थाइमेक्टोमी इज द करेक्ट आंसर। थाइमेक्टोमी इज द सर्जरी ऑफ चॉइस इन माइस्थेनिया ग्रेविस। तो व्हाट इज माइस्थेनिया ग्रेविस? माइस्थेनिया ग्रेविस is a condition in which ACH level decreases which leads to variety of clinical features, but जो एक important clinical feature है इसका वो है टॉसिस। टॉसिस का मतलब होता है ड्रूपिंग ऑफ आईलिड। अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो फाइसोस्टिग्माइन और नियोस्टिग्माइन इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है। और अगर हम सर्जरी ऑफ चॉइस की बात करें तो थाइमेक्टोमी जो है इसकी सर्जरी ऑफ चॉइस है। थाइमेक्टोमी में हमारा क्या आता है? रिमूवल ऑफ थाइमस ग्लैंड। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे चला जाएगा, आंसर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, ग्लासगो कोमा स्केल मैक्सिमम एंड मिनिमम रेंज। ग्लासगो कोमा स्केल की हमें मैक्सिमम और मिनिमम रेंज बतानी है। तो ग्लासगो कोमा स्केल यूज़ कहाँ पर होता है? ये यूज़ होता है न्यूरोजेनिक असेसमेंट में। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट में हम ग्लासगो कोमा यूज़ करते हैं। न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर हमारे 3 जो कंपोनेंट्स वो आते हैं, आई वर्बल एंड
मोटर, आई वर्बल एंड मोटर। तो मैक्सिमम हम आई को देते हैं 4, वर्बल 5 मार्क्स एंड मोटर 6 मार्क्स। दिस इज द मैक्सिमम स्कोरिंग एंड मिनिमम स्कोरिंग इज 1 1 1। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो यह आएगा आपका 15 और इसको टोटल करेंगे तो आप आएगा 3। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या 18 एंड 3, तो 3 तो करेक्ट है बट 18 इज नॉट करेक्ट, तो 1 इज नॉट द करेक्ट आंसर। यहाँ पर क्या है 17 एंड 1, तो 1 तो होता ही नहीं है, 1 तो एक, तीनों को मिला के हमें 3 होते हैं, तो ये भी रॉन्ग आंसर है। 15 एंड 3, 15 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे क्या है 15 एंड 0, तो 0 तो नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या है 3rd इज द करेक्ट आंसर। तो आई ओपनिंग में जो हम ग्लासगो कोमा स्केल यूज़ करते हैं वहाँ पर जो हमारा स्केल होता है उसके ऊपर 15 मैक्सिमम मार्क्स होता है और 3 मिनिमम मार्क्स होता है। 15 अगर मैक्सिमम मार्क्स है, अगर 13 to 14 के बीच में है GCS, मतलब वहाँ पे क्या है न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट जो है एक नॉर्मल है और वहाँ पर रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर 3 या 7 से नीचे आता है तो हम पेशेंट को कोमा में कंसिडर करते हैं। 3 आता है तो फिर कोई भी मतलब इम्प्रूवमेंट जो है इतने अच्छे इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस नहीं होते। तो हमारा करेक्ट आंसर है 15 एंड 3। 15 इज़ द मैक्सिमम एंड 3 इज़ द मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम होता क्या है। तो लेट्स डिस्कस दिस। देखो, ऑन द 8th डे ऑफ fertilization, on the 8th day of fertilization फॉर्म होता है बाय फॉर्म होगा बाय लेमिनार जर्मिनल डिस्क। फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन क्या फॉर्म होगा, बाय लेमिनार जर्मिनल डिस्क, और बाय लेमिनार जर्मिनल डिस्क से हमारे बनेंगे सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट फॉर्म होंगे बाय लेमिनार जर्मिनल डिस्क से फॉर्म होंगे सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो है रिलीज करेंगे HCG। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट जो है बनाएंगे HCG। तो HCG का पीक लेवल कब होता है, पीक लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार नॉर्सेट में पूछा गया है। पीक लेवल ऑफ HCG होता है 8 वीक पे, 8 वीक पे होता है। और अगर हम इसको डेज में बात करें तो 56 to 70 डेज तक जो है इसका पीक लेवल होता है। और अगर एक को पूछे तो 60 डेज हम आंसर कर सकते हैं। पीक लेवल होता है HCG का। HCG का पीक लेवल होने की वजह से प्रेगनेंसी में होता है वॉमिटिंग, प्रेगनेंसी में होती है वॉमिटिंग। अब यहाँ पर तो कंडीशन है, ये एक नॉर्मल वॉमिटिंग है, तो वॉमिटिंग को हम कहते हैं एमेसिस इन अ मेडिकल टर्म, एंड प्रेगनेंसी को हम कहते हैं ग्रेविडा, मीन्स प्रेगनेंसी। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होना एक नॉर्मल कंडीशन है, तो इसको हम कहते हैं एमेसिस ग्रेविडेरम। एमेसिस ग्रेविडेरम ये एक नॉर्मल कंडीशन है, बट हमसे क्वेश्चन में पूछा गया हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। तो देखो यहाँ पे वॉमिटिंग होता है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें फीमेल को बोलना है कि आपको लेने हैं ड्राई कार्बोहाइड्रेट्स। ड्राई कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, कब लेने हैं, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग जब भी आप सो के बेड से उठें, तो मतलब बेड से उठने से पहले आप जो है ड्राई कार्बोहाइड्रेट्स लें। ड्राई कार्बोहाइड्रेट्स में हमारा टोस्ट आ जाता है ना, टोस्ट, बिस्किट्स, ये सब चीज़ें जो हैं ड्राई कार्बोहाइड्रेट्स में आ जाती हैं। जो क्या है
HCl के लेवल को भी न्यूट्रलाइज करेंगे और HCG के लेवल को भी न्यूट्रलाइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे होगा MSS। तो हमने क्या देखा, ऑन द 8th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन बनेगा बायलेमिनार जर्मिनल डिस्क बनेगी। बायलेमिनार जर्मिनल डिस्क से बनेगा सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से रिलीज होगा HCG। जब HCG रिलीज होगा तो HCG का पीक लेवल कब होता है, ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, नॉर्सेट में बहुत बार पूछा गया है। तो पीक लेवल कब है, अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन में वीक्स में आता है तो आपको आंसर करना है 8 वीक्स, लेकिन अगर आपको एग्जाम में डेज में पूछा जाता है तो आपको आंसर करना है 56 to 70 डेज। लेकिन अगर ये रेंज में है तो, लेकिन अगर रेंज में नहीं है तो आपको आंसर करना है 60 डेज। ठीक है, तो HCG का लेवल हाई होने की वजह से प्रेगनेंसी में होगी वॉमिटिंग, और वॉमिटिंग को हम टर्म में कहते हैं MSS, मेडिकल टर्म में हम कहते हैं MSS, और प्रेगनेंसी को कहते हैं ग्रेविडा। तो इसको अगर हम बोलें तो इसको हम कहते हैं MSS ग्रेविडरम। प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होने को हम कहते हैं MSS ग्रेविडरम। इसको ट्रीट करने के लिए हम फीमेल को बोलेंगे कि भाई आप अर्ली मॉर्निंग जब बेड से उठते हो तो बेड से उठने से पहले आपको ड्राई टोस्ट और ड्राई कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, जिसका एग्जाम्पल है टोस्ट। मतलब आप उठने से पहले 2-3 टोस्ट खा के बेड से उठें। बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया हाइपर MSS ग्रेविडरम। तो देखो प्रेगनेंसी में क्या होगी, कंडीशन आएगी, हमने देखा वॉमिटिंग, वॉमिटिंग होगा। वॉमिटिंग होने की वजह से फ्लूइड लॉस होगा, वॉमिटिंग होने की वजह से फ्लूइड लॉस होगा, और लॉस होगा HCl लॉस होगा स्टमक से, क्योंकि वॉमिटिंग होगी और वहाँ प्रेजेंट है HCl, तो फ्लूइड लॉस होगा और HCl लॉस होगा। तो जब HCl लॉस होगा तो यहाँ पर क्या कंडीशन आ जाएगी, एसिड भी लॉस होगा, है ना। HCl क्या है, एसिडिक होता है नेचर में, तो एसिड लॉस होगा। एसिड लॉस होगा तो फिर रिमेनिंग क्या हो जाएगा, एल्कलाइन। तो यहाँ पर एक कंडीशन आ जाएगी, जो कंडीशन को बॉडी में एक कंडीशन आ जाएगी जिसको हम कहेंगे मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस। मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस एक कंडीशन आ जाएगी। बट ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलॉसिस जो है ये इनिशियल स्टेज है। मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस जो है ये इनिशियल स्टेज है। अगर हम इससे भी आगे अब कंटिन्यू करते हैं तो आप देखेंगे कि मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस, वॉमिटिंग होगी भाई, वॉमिटिंग होगी तो वॉमिटिंग के बाद क्या होगा, वीकनेस आएगी। वीकनेस आएगी, वीकनेस के लिए बॉडी को चाहिए एनर्जी, बॉडी नीड एनर्जी। बट अब देखें कि फीमेल तो वो कुछ खा ही नहीं पा रही बेचारी, वो कुछ भी नहीं ले रही, उसको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही, इतनी, मतलब यहाँ पे हम कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं हाइपर MSS, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने की। नॉर्मल रेंजेस में वॉमिटिंग होने को हम नहीं डिस्कस कर रहे, मतलब कि सारे दिन ही वॉमिटिंग हो रही है, कुछ भी नहीं खा रही है, बस वॉमिटिंग 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 ही हो रही है। तो वहाँ पे हम इस कंडीशन को डिस्कस कर रहे हैं कि MSS होगा, हाइपर MSS होगा, हाइपर वॉमिटिंग होगी, जिसकी वजह से आएगी वीकनेस। वीकनेस की वजह से क्या, बॉडी को चाहिए भाई एनर्जी। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि वॉमिटिंग हो रही है और फीमेल कुछ खा नहीं पा रही है, जिसकी वजह से उसको फीमेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बट बॉडी को तो एनर्जी चाहिए। तो ऑल नो कि अब यहाँ पर होगा स्टार्ट फैट का ब्रेकडाउन। यहाँ पर फैट का ब्रेकडाउन जो है, फैट का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, और फैट का जब ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ पर बनेंगी कीटोन बॉडीज, यहाँ पर बनेंगी कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज जो होती हैं ये नेचर में एसिडिक होती हैं। तो जब ये कीटोन बॉडीज बनेंगी और ये ट्रांसफ़र होंगी, और ये कीटोन बॉडीज जो है एसिडिक होंगी और ये एसिडिक होंगी, तो ब्लड जो है हमारा एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ये जो है क्या है, लेटर स्टेज और लेटर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपर MSS ग्रेविडरम।
hyperemesis gravidarum, later complication of hyperemesis gravidarum। ब्लड से जो ये जो एसिडोसिस हो चुका है अब, तो ये ब्लड जो है जाएगा हमारे किडनी में, तो वहाँ ये अफेक्ट करेगा किडनी को, और जब ये जाएगा ब्रेन में, तो ब्रेन में जाके ये कंडीशन कॉज करेगा वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी, फर्स्ट कंडीशन ये कॉज होगी, एंड सेकंड कंडीशन ये कॉज करेगा कॉर्साकॉफ साइकोसिस, कॉर्साकॉफ साइकोसिस। ठीक है, ये कंडीशन ये कॉज करेगा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। तो फर्स्ट तो यहाँ पर क्या है, डिहाइड्रेशन। तो जैसे हम डिहाइड्रेशन को देखेंगे तो हम पहले तो हमारा आंसर डिहाइड्रेशन ही चला जाएगा, बिकॉज वी थिंकिंग कि डिहाइड्रेशन इज द करेक्ट, बिकॉज उल्टी होगी, फ्लूइड लॉस होगा तो डिहाइड्रेशन होगा। बट दिस इज इनिशियल स्टेजेस, दिस हैपन इन इनिशियल स्टेजेस। यहाँ पर ये जो है एक नॉर्मल वॉमिटिंग का भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, बट हमें यहाँ पर वो कॉम्प्लिकेशन को चूज़ करना है जो कि स्पेशली इंडिकेट करे हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम को ही इंडिकेट करे। तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम को ही इंडिकेट करें, हम वही चूज़ करेंगे जिसमें हमने देखा कि फर्टिलाइजेशन के 8वें दिन बायजर्मिनल डिस्क से बनेंगे सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट, और ये सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट रिलीज करेंगे HCG। इसके बाद क्या होगा, पीक लेवल होता है HCG का 8वें हफ्ते में, प्रेगनेंसी के फर्टिलाइजेशन के 8वां हफ्ता आप कह सकते हैं, या फिर 56 से 70 दिन में हम इसको कह सकते हैं। और HCG का लेवल बढ़ने की वजह से प्रेगनेंसी में होती है वॉमिटिंग। तो अभी ये एक और क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व होता है यहाँ पर कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती क्यों है। तो प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होती है क्योंकि HCG का लेवल बढ़ गया है। ठीक है, इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए हम फीमेल से कहेंगे कि अर्ली मॉर्निंग आपको लेना है ड्राई कार्बोहाइड्रेट। तो वॉमिटिंग होगी तो इसकी वजह से होगा फ्लूइड लॉस होगा, और वॉमिटिंग में होगा HCl लॉस, और होगा HCl होता है एसिडिक नेचर में, तो एसिड लॉस होगा जो कॉज करेगा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। बट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो है ये यहाँ पर इनिशियल स्टेजेस में होगा, और लेटर स्टेजेस में हम जाएं तो वहाँ पर क्या होगा, देखो वॉमिटिंग हो रही है जिसकी वजह से वीकनेस होगी तो बॉडी को चाहिए एनर्जी, एनर्जी फंक्शन करने के लिए। और फीमेल को क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो वो कुछ भी नहीं खा पा रही है, कुछ भी नहीं खाने की वजह से एनर्जी के लिए हमारी बॉडी जो है फैट का ब्रेकडाउन करेगी। फैट का ब्रेकडाउन होगा, और फैट जब मेटाबोलाइज होगा तो वहाँ पर ये होगा कीटोन बॉडीज़ बनाएगी, और कीटोन बॉडीज़ जो होते हैं एसिडिक होते हैं, तो ये कॉज करेगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो दिस इज द लेटर कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। जब ये किडनी में जाएगा ये किडनी को अफेक्ट करेगा, और जब ये ब्रेन में जाएगा तो ये ब्रेन को अफेक्ट करेगा, और ब्रेन में कॉज करेगा वर्निक्स एन्सेफेलोपैथी। वर्निक्स जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने इस एन्सेफेलोपैथी को एक्सप्लेन किया था। एन्सेफेलोपैथी का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। तो वर्निक्स साइंटिस्ट ने एन्सेफेली को एक्सप्लेन किया था, इसीलिए ये जो नाम है ये उनके नाम पे दिया गया है। वर्निक्स एन्सेफेलो प्राइमरी कॉम्प्लिकेशन है, अगर हम इसको भी ट्रीट नहीं करेंगे तो ये कॉज होगा कॉर्साकॉफ साइकोसिस। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमें यही सब पूछा गया है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। तो कॉर्साकॉफ साइकोसिस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड आंसर इज कॉर्साकॉफ साइकोसिस। कॉर्साकॉफ साइकोसिस जो है ये करेक्ट आंसर है। ओके, आफ्टर डिलीवरी जो HCG का लेवल है ये डिक्रीज हो जाता है, या फिर हम कहें कि डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन डिसअपीयर ये कब होता है,
तो दो कंडीशंस में होगा ये। पहला तो ये डिसअपियर होगा यूरिन से, और दूसरा डिसअपियर होगा ब्लड से। तो यूरिन से 2 डेज आफ्टर डिलीवरी डिसअपियर हो जाता है, और ब्लड से 2 वीक्स आफ्टर डिलीवरी ये डिसअपियर हो जाता है। यानी कि जो HCG, जो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट है, जो HCG का प्रोडक्शन कर रहा है, तो डिलीवरी हो गई, बेबी डिलीवर हो गया, प्लेजेंटा डिलीवर हो गया, दैट मीन्स कि बॉडी में भी सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट नहीं है। सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट नहीं है कि HCG भी नहीं बनेगा, तो HCG का लेवल कम होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि डिलीवरी के बाद भाई HCG का लेवल कम होता है, लेकिन कहाँ, कौन से बॉडी फ्लूइड से कब कम होता है? तो ये आप देखेंगे कि यूरिन से कम होगा और कम होगा ब्लड से, यूरिन से कम होगा और कम होगा ब्लड से। तो यूरिन से बाहर आता है 2 डेज में, यानी 2 दिन बाद जब आप यूरिन से प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर नेगेटिव आएगा, लेकिन ब्लड से टेस्ट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। इसीलिए कभी भी ऐसा नहीं करना है। ब्लड से हमेशा 2 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट आफ्टर डिलीवरी 2 हफ्ते बाद ब्लड से डिसअपियर हो जाएगा HCG, और दो दिन बाद यूरिन से डिसअपियर हो जाएगा HCG। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? थर्ड, द कॉर्स ऑफ साइकोसिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, आइडेंटिफाई द टेस्ट शोन इन द इमेज। आपको ये बताना है कि इमेज में कौन से टेस्ट को शो किया गया है। आइडेंटिफाई द टेस्ट शोन इन द इमेज। So this test name बेनेडिक्ट टेस्ट, इस टेस्ट का नाम है बेनेडिक्ट टेस्ट, और ये हम करते हैं प्रेजेंस ऑफ शुगर इन यूरिन। और ऐसी कौन सी कंडीशन आ सकती है? जैसे डायबिटीज़ की कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या है, यूरिन में शुगर आने लगता है, तो हम देख सकते हैं कि बेनेडिक्ट टेस्ट हम वहाँ पे परफॉर्म करते हैं देखने के लिए कि यूरिन में कितना शुगर आ रहा है। तो देखो, जब भी हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं तो बेनेडिक्ट टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वो कलर्स के अंदर आता है ना। यूरिन का कलर जो चेंज होता है तो कलर के ऊपर हम डिपेंड करता है कि कितना प्रेजेंस है शुगर का यूरिन में। तो अगर यहाँ पे कलर आएगा ब्लू, दिस मीन्स कि 0% शुगर। ग्रीन 1%, येलो 2%, ऑरेंज 3%, रेड 5%, 5 या उससे ज़्यादा। तो ये सारा प्रेजेंस कहाँ पे हम देख रहे हैं? यूरिन में। ये सारा प्रेजेंस हम देख रहे हैं यूरिन में। तो यूरिन में क्या है, अगर जो भी हम बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं तो बेनेडिक्ट टेस्ट के बाद अगर ब्लू कलर आता है तो 0% शुगर है, ग्रीन कलर आता है तो 1% शुगर है, येलो कलर आता है तो 2% शुगर है, और ऑरेंज आता है तो 3%, और रेड है तो 5 या 5 से ज़्यादा है। देखो यहाँ पे कलर तो है, ब्लू कलर है, दिस मीन्स कि यहाँ पर 0% शुगर है। ग्रीन है, यहाँ पर 1% शुगर है, और ये ऑरेंज है, यहाँ पर 3% है। ये क्या है? रेड। इसको ब्रिक रेड भी कह सकते हैं, मतलब यहाँ पर 5% या उससे भी ज़्यादा शुगर प्रेजेंट है यूरिन के अंदर। यहाँ पे क्या है, ये 0% है, यहाँ पर 1% प्रेजेंट है। तो इस तरीके से हम यूरिन के कलर से डिसाइड कर सकते हैं कि यूरिन में कितना शुगर प्रेजेंट है। तो इसको हम कहते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट। यहाँ पे और कई सारे टेस्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में, जैसे नॉर्सेट है, KGU-MU है, ऐसे एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो पहले तो देखते हैं शुगर के लिए हम कर बेनेडिक्ट टेस्ट है ना, बेनेडिक्ट टेस्ट से शुरुआत कर लेते हैं।
बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं शुगर के लिए। फिर आता है रूथरा टेस्ट। रूथरा टेस्ट करते हैं एसीटोन बॉडीज के लिए, एसीटोन के लिए। फिर आता है हॉट और कोल्ड टेस्ट। हॉट एंड कोल्ड टेस्ट करते हैं एल्ब्यूमिन के लिए। नेक्स्ट है हे टेस्ट। हे टेस्ट करते हैं बाइल सॉल्ट के लिए। फिर आएगा स्मिथ टेस्ट, ये करते हैं बाइल पिगमेंटेशन के लिए। और ये सारे का प्रेजेंस हम कहाँ देखते हैं? ये सारे टेस्ट होते हैं कहाँ? हमारे यूरिन में। ओके, तो बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं शुगर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्सेट में कई बार पूछा गया है। बेनेडिक्ट टेस्ट करते हैं शुगर के लिए, रूथरा टेस्ट करते हैं एसीटोन के लिए, हॉट एंड कोल्ड टेस्ट यूज़ करते हैं एल्ब्यूमिन के लिए, हे टेस्ट यूज़ करते हैं बाइल सॉल्ट के लिए, एंड स्मिथ टेस्ट करते हैं बाइल पिगमेंटेशन के लिए। और ये सारे टेस्ट जो हैं हम किए जाते हैं यूरिन से, ये सारे टेस्ट करते हैं। तो यही क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे पूछा हुआ था। यहाँ पर ये इमेज दी हुई थी, तो आपको एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है, या तो इस तरीके से इमेज दे के भी आ सकता है, या फिर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट ये दिया हो कि क्या बोलते हैं, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं। मतलब सिंपल आपको ये भी दे सकते हैं कि एसीटोन, आपको आंसर दे सकते हैं कि एसीटोन टेस्ट के लिए क्या करते हैं, तो वहाँ पे ये हो सकते हैं ऑप्शंस में, या फिर आपको ये देगा कि हॉट एंड कोल्ड टेस्ट क्या होता है, और आपको ये हो सकते हैं ऑप्शन में, या फिर इन सब चीज़ों का इमेज भी दे सकते हैं, जैसे इसका इमेज दे के यहाँ पे पूछा गया, तो इस तरीके से इमेजेस देकर भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये बताना है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी इमेज है। तो ये एक ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है, ये ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब है। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में देखेंगे जो ये है, इसको हम कहते हैं आउटर कैनुला, इसको कहते हैं आउटर कैनुला, इसको कहते हैं इनर कैनुला, और इसको कहते हैं ऑब्चुरेटर, इसको कहते हैं ऑब्चुरेटर। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है, इसको कहते हैं पायलट बलून, इसको कहते हैं पायलट। यहाँ से जब भी आप एयर डालेंगे तो ये जो बलून यहाँ पर दिख रहा है ये इन्फ्लेट हो जाएगा। जब भी आप यहाँ से एयर डालेंगे तो ये बलून इन्फ्लेट हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको कितना एयर डालते हैं, हम डालते हैं 5 to 10 cc जो है एयर डालते हैं, और ये इसका हम प्रेशर कितना मेंटेन करते हैं, 20 to 25 mm ऑफ Hg इसका प्रेशर मेंटेन करते हैं। ये जो ये सिर्फ एक ये स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है हमें इस इमेज को। एग्जाम में कुछ भी देके पूछ सकते हैं, और इसका एक पर्टिकुलर यही पूछ, जैसे एग्जाम में ये आया है और पूछ सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं, तो ये भी ऐसे भी करके पूछ सकते हैं, एक एक चीज़ को भी वो जो है एरो करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई करना है इमेज को। ये जो ये है आउटर कैनुला, ये है इसको कहते हैं इनर कैनुला, ये है ऑब्चुरेटर। ऑब्चुरेटर का हेल्प करते हैं, और कभी आउटर कैनुला निकल जाए तो ऑब्चुरेटर को उसके अंदर इंसर्ट करके हेल्प करते हैं। इनर कैनुला का काम क्या है कि ये ब्लॉक ना करे आउटर कैनुला को।
5 to 10 cc एयर डाल के हम इसको इन्फ्लेट करते हैं और इसका हम प्रेशर मेंटेन करते हैं 20 से 25 mm ऑफ एच का हम प्रेशर मेंटेन करते हैं। प्रेशर देखने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं एनरॉयड मैनोमीटर। एनरॉयड मैनोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट है, इससे हम बीपी किसी भी कफ का प्रेशर हम चेक कर सकते हैं। और ये जो हमारे ये कफ है, इसका भी हम प्रेशर चेक कर सकते हैं एंड्रॉयड मैनोमीटर से। अगर हम यहाँ पे बात करें कि मोस्ट कॉमन साइट क्या है जो हम ट्रेकियोस्टोमी के लिए यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन साइट क्या है जो हम ट्रेकियोस्टोमी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर देखो, अगर कुछ भी नहीं पूछा है एग्जाम में, सिर्फ मोस्ट कॉमन साइट देके पूछा हुआ है, तो वहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे हमें आंसर करना है 223 ट्रेकियल रिंग, 223 ट्रेकियल रिंग, मोस्ट कॉमन साइट पूछे तो। लेकिन अगर इसमें भी डिफ्रेंशिएट कर दे, हाई रिंग एंड लो रिंग, हाई रिंग एंड लो रिंग, तो हाई रिंग में हम जाते हैं 122 ट्रेकियल रिंग और लो रिंग में हम करते हैं 324 ट्रेकियल रिंग। ठीक है। लेकिन अगर कुछ भी नहीं दिया है, हाई और लो एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया, बस मोस्ट कॉमन साइट पूछा है, तो यू हैव टू आंसर 223 ट्रेकियल रिंग। अब साइज़ भी होता है कि साइट तो हमने देख ली कि हमें कहाँ पे डालना है, कौन से ट्रेकियल रिंग में डालना है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि साइट क्या है। अब कौन से साइट पे तो हमने डालना है, ये तो हमने डिसाइड कर लिया, लेकिन हम कौन सा साइज़ यूज़ करेंगे ये भी हमने डिसाइड करना होता है। तो सारे अडल्ट के लिए, इन्फेंट के लिए, पीडियाट्रिक्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए, सबके लिए अलग अलग साइज़ होता है, और कफ और नॉन कफ इस तरीके से भी होता है। तो अगर हम साइज़ की बात करें, तो पहले हम अडल्ट में देखते हैं। अडल्ट में हम यूज़ करते हैं 7 मतलब 7 से ज़्यादा ही बेसिकली यूज़ करते हैं। कॉमनली हम 7.5 यूज़ करते हैं, है ना। तो 7 mm से ज़्यादा ही हम यूज़ करते हैं अडल्ट में। फिर बात आ जाती है हमारे पास चाइल्ड की, तो चाइल्ड में हम यूज़ करते हैं 4 to 7 mm तक। और इन्फेंट की बात आए तो इन्फेंट में हम यूज़ करते हैं लेस देन 4 mm।
और जब भी ट्रेकियोस्टोमी हुई है किसी को तो हमें वहाँ पर करना होता है सक्शन। सक्शन क्यों करते हैं? टू रिमूव सिक्रीशन, टू रिमूव सिक्रीशन। क्यों रिमूव करना है हमें सिक्रीशन को? टू प्रिवेंट निमोनिया, टू प्रिवेंट निमोनिया। देखो अब पेशेंट है, अगर ट्रेकियोस्टोमी हुई है तो पेशेंट को चाहिए होगा मैकेनिकल वेंटिलेटर। जब भी पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पे होता है तो वहाँ पर हाई रिस्क होता है कि उसको कॉज हो जाए वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। बहुत हाई रिस्क है कि यहाँ पर पेशेंट को कॉज हो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। ठीक है, तो इसी वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया के लिए हम पेशेंट को करते हैं ट्रेकियोस्टोमी, और ट्रेकियोस्टोमी करने के बाद सक्शन करना होता है, और सक्शन हम करते हैं टू प्रिवेंट दिस, टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया। तो सक्शन कब करना है? व्हेन टू डू सक्शन? क्वेश्चन इज व्हेन टू डू सक्शन। तो यहाँ पर हमारा बेस्ट आंसर तो यही जाएगा, एज नीडेड। जब भी सिक्रीशंस आ रहे हैं तो भी सक्शन कर दो, जब भी पेशेंट को नीड है तब सक्शन कर दो। बट व्हाट अगर एग्ज़ाम में ये ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे? तो विद इन फर्स्ट 24 आवर, विद इन फर्स्ट 24 आवर्स किसके? ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। फर्स्ट 24 आवर्स ऑफ ट्रेकियोस्टोमी हमें एवरी 30 सेकेंड, एवरी 30 मिनट सक्शन करना है, एवरी 30 मिनट सक्शन करना है। एंड आफ्टर 24 आवर एवरी 2 आवर्स, एवरी 2 आवर्स सक्शन हमें करना है। तो सक्शन कब करना है? सक्शन करना है एज नीडेड, बट ऑप्शन में नहीं है तो फर्स्ट 24 आवर में हमें करना है हर 30 मिनट पे सक्शन, और आफ्टर 24 आवर करना है एवरी 2 आवर सक्शन करना है। एक्सेप्शंस क्या है? ब्लीडिंग, बस ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। ब्लीडिंग हो रही तो हमें वहीं पर स्टॉप करना है। जब भी ब्लीडिंग हो रही है तो हमें वहाँ पर सक्शन की ज़रूरत नहीं है, सक्शन नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद एक और आता है कि बिफोर सक्शन, ऑलवेज हाइपर ऑक्सीजनेट, हाइपर ऑक्सीजनेट दी पेशेंट विथ 100% ऑक्सीजन फॉर 2 to 3 मिनट्स। ठीक है, सक्शन करने से पहले ऑलवेज हमें पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना है 2 से 3 मिनट के लिए। क्यों करना है? टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया, टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया हमें हमेशा सक्शन से पहले हाइपर ऑक्सीजनेट करना है। ओके, व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सक्शन?
कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं? एक तो होता है हाइपोक्सिया, दूसरा होता है ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया क्यों होता है? ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व, ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। तो क्या कॉम्प्लिकेशन है? सक्शन का बिफोर सक्शन ऑलवेज हाइपर ऑक्सीजनेट द पेशेंट विथ 100% O2 फॉर 2 to 3 मिनट्स। सक्शन करने से पहले 100% ऑक्सीजन से 2 से 3 मिनट के लिए पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि हाइपोक्सिया को हम प्रिवेंट कर सकें। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं सक्शन के? पहला हाइपोक्सिया हो जाएगा, दूसरा ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ब्रेडिकार्डिया क्यों? क्योंकि गले के आसपास पाई जाती है वेगस नर्व, तो वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी और वेगस नर्व स्टिमुलेट होने की वजह से पेशेंट को हो जाएगा हाइपोक्सिया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन था कि इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है। हमारे पास एक ही क्वेश्चन था, इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है। मैंने इस इमेज को आइडेंटिफाई करने के अलावा आपको और कम से कम 50 क्वेश्चंस बताए हैं। इस इमेज के साथ मैंने आपको और कम से कम 50 क्वेश्चंस बताए हैं। अगर आप सीरियस होकर पढ़ रहे हैं तो इस स्लाइड से एकमात्र इस क्वेश्चन से आपको एग्जाम में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। तो पहला तो क्वेश्चन यही बनता है कि ये है क्या? तो ये है ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब, ये है आउटर कैनला, ये है इनर कैनला और ये है ऑब्चुरेटर। ये पायलट बलून है, इसको हम इन्फ्लेट करेंगे तो यहाँ से ये हमारा कफ फूल जाएगा। कफ के अंदर हम 20 से 25 mm ऑफ Hg का प्रेशर रखते हैं और हम 5 to 10 cc एयर से हम इसको इन्फ्लेट करते हैं। दूसरा क्या है? मोस्ट कॉमन साइट कौन सी यूज़ होती है? अगर एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ पूछा है मोस्ट कॉमन साइट, तो आपको लिखना है 2 to 3 ट्रेकियल रिंग। लेकिन अगर एग्जाम में हाई रिंग या लो रिंग दिया हुआ है तो आपको 1 to 2 ट्रेकियल रिंग और लो में 3 to 4 ट्रेकियल रिंग सिलेक्ट करना है। इसके बाद साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइज़, कि कौन से पेशेंट में कौन सा साइज़ यूज़ करते हैं। तो अडल्ट में हमेशा 7 से ऊपर ही यूज़ करते हैं, कॉमनली 7.5 यूज़ करते हैं। चाइल्ड में 4 to 7 mm ऑफ Hg का यूज़ करते हैं और इन्फेंट में 4 mm उससे कम यूज़ करते हैं। जब भी ट्रेकियोस्टोमी करते हैं तो पेशेंट को नीड होती है मैकेनिकल वेंटिलेशन की। मैकेनिकल वेंटिलेशन और ट्रेकियोस्टोमी करते क्यों हैं? और ट्रेकियोस्टोमी करने के बाद हमें करना क्या है? ट्रेकियोस्टोमी करने के बाद हमें करना है सक्शन हम करेंगे क्यों? टू प्रिवेंट सिक्रीशन। जो भी सिक्रीशंस हैं वो सिक्रीशंस को प्रिवेंट करने के लिए हम सक्शन करेंगे। सक्शन क्यों करना? निमोनिया से प्रिवेंट होने के लिए। देखो, जब भी ट्रेकियोस्टोमी करेंगे पेशेंट को नीड होगी मैकेनिकल वेंटिलेशन की, और मैकेनिकल वेंटिलेशन पे रहने के बाद हाई रिस्क होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को। तो हमें सक्शन करना है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए। बिफोर सक्शन, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है और प्रैक्टिकली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिफोर सक्शन ऑलवेज हाइपर ऑक्सीजनेट द पेशेंट विथ 100% O2। सक्शन करने से पहले 100% ऑक्सीजन से हाइपर ऑक्सीजनेट कर दो 2 से 3 मिनट के लिए। ये क्यों करना है? टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करने के लिए हमें ये यूज़ करना होता है।
कॉम्प्लिकेशन क्या है सक्शन का? पहला तो हाइपोक्सिया होगा, दूसरा होगा ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्यों होगा? क्योंकि गले में प्रेजेंट होती है वेगस नर्व, और वेगस नर्व स्टिमुलेट हो गया जिसकी वजह से होगा ब्रेडिकार्डिया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? सॉरी, ये तो इमेज है, इसका करेक्ट आंसर ट्रिक्योस्टोमी ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द एमर्जेंट फेज ऑफ सीवियर बर्न, यहाँ पे क्या है? पहले तो बर्न हुआ है, बर्न में भी क्लासिफाई कर चुके हैं कि भाई सीवियर बर्न हुआ है। पहला तो बर्न है, बर्न में भी क्लासिफाइड हो चुका है कि सीवियर बर्न है, तगड़ा वाला बर्न हुआ है। विच इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द फिजिशियन नर्स? क्वेश्चन, तो कुछ आए हैं भाई डॉक्टर ने आके बोला कि ये कर दो, तो एज अ नर्स उसने क्या गलत बोला जो कि अपने को पकड़ना है और उसको क्वेश्चन करना है कि भाई तुम तो डॉक्टर हो, तुमने ये कैसे बोल दिया। ठीक है, एक पेशेंट आया है बर्न में, और डॉक्टर अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा है और वो उसने हमें ऑर्डर दिया है। तो एज अ नर्स भाई आपको क्वेश्चन करना है, उसको ऊपर उंगली उठाना है कि भाई तुम तो डॉक्टर हो, तुमने ये आंसर, ये क्वेश्चन, ये चीज़ कैसे बोल दी। तो ये हमको आइडेंटिफाई करना है। तो भाई, और फेस कौन सा? एमर्जेंट फेस है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एमर्जेंट फेस को। एमर्जेंट फेस क्या होता है? फर्स्ट 48 आवर्स। ये जो फेस है बहुत क्रूशियल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इस 48 घंटे में आपने मरीज को बचा लिया तो वहाँ 70 to 80% चांसेस है कि मरीज आगे भी बच जाएगा। एमरजेंट फेस होता है फर्स्ट 48 आवर। इसमें क्या होता है? बर्न हुआ, पेशेंट बर्न का हुआ है, तो फर्स्ट 48 आवर्स में क्या क्या कंडीशंस आती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो बर्न का पेशेंट है, वो भी हमारे पास क्या है? सीवियर बर्न का पेशेंट। तो बर्न का पेशेंट तो फर्स्ट 48 आवर्स में क्या कंडीशंस हैं? तो पहले तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होगा, क्योंकि बर्न हुआ है, एपिडर्मिस जल गई है, एपिडर्मिस की वजह से फ्लूइड लॉस हुआ है। फ्लूइड लॉस होने की वजह से पेशेंट आया है हाइपोवॉलेमिक शॉक में। इसको यहाँ पे प्रिवेंट करने के लिए हमें करना है फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट हमें करना है। क्यों करना है? देखो, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक होगा तो यहाँ पर कंडीशन आ जाएगी कि पेशेंट को जो है सेप्सिस जनरेट हो जाएगा, है ना। सेप्सिस मतलब किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन जनरेट हो गया है। तो क्या एमरजेंट फेज जो होता है फर्स्ट 48 आवर वाला फेज होता है। यहाँ पे क्या होता है? फ्लूइड लॉस होता है। फ्लूइड लॉस होने की वजह से पेशेंट जो है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में चला जाएगा, और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जाने की वजह से वहाँ पे जनरेट हो जाएगा सेप्सिस और इन्फेक्शन, और इस कंडीशन में हमें मरीज को बचाना हमारे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमें फर्स्ट 24 आवर में क्या करना है? इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है। ठीक है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है, जिसके लिए हमें पेशेंट को यहाँ पे क्या करना है? फ्लूइड वॉल्यूम जो है उसका रिप्लेसमेंट करना है। फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट के लिए हम फ्लूइड कौन सा लेंगे? ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लूइड वॉल्यूम भैया रिप्लेस तो कर रहे हैं, लेकिन यूज़ कौन सा करेंगे? तो यहाँ पे फ्लूइड ऑफ
choice in burn is RL, दैट इज रिंगर लैक्टेट। देखो बहुत बड़ा बड़ा RL लिख दिया भाई, एग्जाम में बिल्कुल भी मत भूलना। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि बर्न में फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है, तो बर्न में फ्लूइड ऑफ चॉइस है RL। ठीक है, रिंगर लैक्टेट फ्लूइड ऑफ चॉइस है। अब कितना फ्लूइड देना है ये कैसे डिसाइड होगा? फ्लूइड तो देना है, बर्न है, फ्लूइड देना, इसका मतलब क्या है? बाल्टियां भर भर के हम फ्लूइड देंगे? क्या फ्लूइड देंगे? तो फ्लूइड कितना देना है उसके लिए एक फॉर्मूला है, पार्कलैंड फॉर्मूला। उसके लिए फॉर्मूला है पार्कलैंड फॉर्मूला। पार्कलैंड फॉर्मूला में क्या होता है? 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंटू बॉडी वेट, ये है फॉर्मूला। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल 4 ml टोटल बॉडी सरफेस एरिया, मतलब कितना बर्न हुआ है ये हमें निकालेंगे। हम रूल ऑफ 9 से हम निकाल लेंगे टोटल बॉडी सरफेस एरिया। टोटल बॉडी सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे? रूल ऑफ 9 से। तो यहाँ मान लो कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया में आ गया हमारा मरीज का बर्न है 20% और बॉडी वेट यानी वो है 50 किलो का। तो इसको कर लो, ये मल्टीप्लाई कर लो, 80 आ गया, इंटू 50 कर लो, 8 5 ज़ा 40, तो 40 और ये 2, मतलब कि 4 लीटर, यानी कि 4 लीटर फ्लूइड की ज़रूरत है। मतलब 4 लीटर फ्लूइड से हम पेशेंट को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, 4 लीटर फ्लूइड हम पेशेंट को रिप्लेस करेंगे। लेकिन रिप्लेस कैसे करेंगे? मतलब 4 लीटर की ज़रूरत, मरीज हमारे पास आया, हमने आईवी सेट लगाया और सीधे दे दिया 4 लीटर, क्या ऐसे रिप्लेस करेंगे? नो। तो ये जो फॉर्मूला है पार्कलैंड फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है। पार्कलैंड फॉर्मूला है, पार्कलैंड फॉर्मूला में 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया इंटू बॉडी वेट करेंगे। टोटल बॉडी सरफेस एरिया हम निकाल लेंगे 9% रूल ऑफ 9 से। और बॉडी वेट अगर मान लो कि पेशेंट थोड़ा कम बर्न हुआ है, खुद से चल के आया, तो वेट निकाल लो, और नहीं तो अपने खुद से थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लो कि हाँ इतना वेट होगा इस पेशेंट का। ठीक है, तो इसके बाद हमारे मान लो कि इस फॉर्मूले से हमारे पास जो पेशेंट आया उसको ज़रूरत है 4 लीटर की, हमने इस फॉर्मूले से निकाले। तो देना कैसे है इसको? तो 2 भाग में हम देंगे इसको। 50% फ्लूइड देंगे फर्स्ट 8 आवर में, 50% फ्लूइड देंगे फर्स्ट 8 आवर में, एंड बचे हुए 50% फ्लूइड हम देंगे आखिरी के 16 घंटों में। तो ये 16 8 क्या हो गए? 24 हो गए। तो मान लो कि 4000 लीटर फ्लूइड देना है, तो 50% यानी कि 2 लीटर फ्लूइड दे दो 8 घंटे में, और बचे हुए 2 लीटर फ्लूइड दे दो 16 घंटे में, है ना। पार्कलैंड फॉर्मूला है, पार्कलैंड फॉर्मूला जो पार्कलैंड साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला भाई 4 ml इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया निकालो तुम रूल ऑफ 9 से, और मरीज का वेट हमने यहाँ पे एक अज्यूम कर लिया 4 ml ले लिया, और मान टोटल बॉडी सरफेस एरिया से मान लो निकाल ले कि हमारे मरीज का बर्न है 20%, हमारा मरीज है 50 किलो का। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे मरीज को चाहिए 4 लीटर फ्लूइड। तो पार्कलैंड फॉर्मूला बोलता है कि जितना भी फ्लूइड आपका आया है उसमें से 50% दे दो 8 घंटे में, और बचे हुए 50% दे दो 16 घंटे में। तो 50% यानी कि 2 लीटर दे दो 8 घंटे में, और बचे हुए 2 लीटर दे दो 16 घंटे में। ये है पार्कलैंड फॉर्मूला। अब देखो, आप फ्लूइड तो रिप्लेस कर रहे हो, लेकिन वो फ्लूइड जो रिप्लेस हो रहा है, वो फ्लूइड रिप्लेस हो रहा है ये नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? कहीं ऐसा ना हो कि आप फ्लूइड यहाँ से देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, और वहाँ से उसका यूरिन आउटपुट तो आ नहीं रहा है बिल्कुल भी, और 4 लीटर फ्लूइड दे दिया, अब बॉडी में हाइपर वॉलीमिया हो गया, और हाइपर वॉलीमिया हो गया, पेशेंट को पूरी बॉडी में एडिमा हो गया। अब लो, हमने कंडीशन ठीक करने की जगह कंडीशन हमने और ख़राब कर ली। तो बेस्ट इंडिकेटर
ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज यूरिन आउटपुट। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये यूरिन आउटपुट कितना इम्पॉर्टेंट है, जो मैंने इसको इतना बड़ा बड़ा लिखा है ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल भी भूले ना। ये बिल्कुल इतनी बड़ी जो स्लाइड मैंने यूरिन आउटपुट, ये आपकी आंखों में छप जाए जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखें। तो हमने क्या देखा कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट तो हमें करना है पार्कलैंड फार्मूला से, लेकिन ये भी देखो मान लो 4 लीटर देना है, 4 लीटर आपने दे दिया, उधर यूरिन आउटपुट उसका 1 ml भी नहीं आया, तो 4 लीटर आपने दे दिया, पहले से ही यूरिन आउटपुट नहीं आ रहा है, और कर दिया हमने हाइपरवॉलीमिया, बॉडी में फ्लूइड हमने ज़्यादा कर दिया जिसकी वजह से हार्ट पे भी प्रेशर पड़ने लगा, एडिमा भी हो गया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी पानी भर गया, पूरा हमने एडिमा कर दिया, मरीज की हालत हमने और ख़राब कर दी। हम तो सुधारना चाहते थे, हमने और बेकार कर दिया। तो बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज यूरिन आउटपुट। ठीक है, तो बर्न क्या है? बर्न का एमरजेंट फेज होता है पहले के 48 घंटे, शुरुआती 48 घंटे हम एमरजेंट फेज में लेते हैं। इस फेज में क्या होता है, हाई फ्लूइड लॉस हुआ है बर्न की वजह से, जिसकी वजह से हो सकता है इन्फेक्शन को हम बोल सकते हैं सेप्सिस। तो हमें फर्स्ट 48 आवर जो कि हमारे एमरजेंट फेज है वहाँ पे हमें प्रिवेंट करना है सेप्सिस को। सेप्सिस को प्रिवेंट करने के लिए हम देंगे फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करेंगे, फ्लूइड वॉल्यूम रिप्लेसमेंट करेंगे। फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्न में फ्लूइड ऑफ चॉइस है हमारा RL। फ्लूइड देंगे कैसे? पार्कलैंड फार्मूला हम यूज़ करेंगे, जो भी हमारा अमाउंट आएगा उसका 50% दे दो पहले 8 घंटे में और 50% दे दो आखिरी 16 घंटों में। बेस्ट इंडिकेटर क्या है कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो रहा है? बेस्ट इंडिकेटर है यूरिन आउटपुट। अब देखो, क्योंकि बर्न हुआ है, बर्न में क्या हुआ है, सेल भी बर्न हुए हैं, सेल बर्न हुए हैं, तो सेल का जितना भी कंटेंट है वो आ गया है कहाँ, ब्लड में। क्योंकि भाई सेल बर्न हुआ है तो सेल बर्स्ट भी तो हुआ, सेल फटा है, सेल फटा है तो सेल के अंदर का कंटेंट आ गया है ब्लड में। सेल के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है भाई, सेल के अंदर सबसे ज़्यादा होता है पोटेशियम। यानी कि ये एक सेल है, ये भरा पड़ा है पोटेशियम से। और ये क्या है, ये इसके अंदर है ब्लड। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग मिनरल्स हैं, सोडियम है, ब्लड है, फ्लूइड है, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, बर्न हुआ, यहाँ पर बर्न हुआ है तो ये क्या हो गया, बर्स्ट हो गया, फट गया, सेल जो है फट गई, फट के सारा का सारा पोटेशियम आ गया ब्लड में। तो अब भाई इसके अंदर ही पूरा पोटेशियम भर गया। तो ब्लड में हमें क्या कंडीशन देखने को मिल गई, हाइपर कैलीमिया। हाइपर कैलीमिया, इंक्रीज लेवल ऑफ पोटेशियम इज हाइपर कैलीमिया। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ड्यूरिंग द एमरजेंट फेज ऑफ सीवियर बर्न विच इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द फिजिशियन नर्स क्वेश्चन। क्या गलत बोलेगा फिजिशियन की नर्स को क्वेश्चन करना है। रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, अगर डॉक्टर ने बोला, फिजिशियन ने बोला कि इसको RL दे दो, तो क्यों हम क्वेश्चन करेंगे, ये तो फ्लूइड ऑफ चॉइस है, ये तो फ्लूइड ऑफ चॉइस है। हाइपरटोनिक सलाइन, इसका कोई भी यहाँ पे मतलब, हाइपरटोनिक सलाइन क्या है, NS तो हम देते ही नहीं है, और दे भी दिया हाइपरटोनिक सलाइन तो मान लो कि सेल में एडिमा है, बर्न हुआ है, सेल वगैरह में एडिमा, हाइपरटोनिक सलाइन दे दोगे तो वहाँ से वो रिसीव कर लेगा, और यूरिन आउटपुट है तो वहाँ से निकल जाएगा। कोलॉइड्स तो देते हैं क्योंकि बर्न हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वगैरह, एल्बुमिन वगैरह सब डिस्टर्ब है, तो कोलॉइड्स तो देते हैं। लेकिन हमें वो चीज़ छांटनी है जहाँ पे हमें क्वेश्चन करना है। तो पोटेशियम, मैंने आपको बताया कि बर्न है, बर्न में क्या है भाई, बर्न में तो ऑलरेडी सेल बर्स्ट हुई है, और सेल बर्स्ट होने की वजह से पूरे ब्लड में पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ है। ऊपर से डॉक्टर बोल रहा है कि इसको पोटेशियम और दे दो। पोटेशियम का नॉर्मल होता है
5 से 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर ml जो है ये इसका नॉर्मल लेवल है। तो भाई पहले से ही सेल बर्स्ट हो गया, पूरे ब्लड में पोटेशियम पोटेशियम हो रखा है, तुम ऊपर से और कह रहे हो कि पोटेशियम दे दो पोटेशियम दे दो पोटेशियम दे दो। तो ये जो पोटेशियम है, अगर डॉक्टर बोलेगा कि पोटेशियम दे दो सीवियर बर्न में, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन करना है कि हमें पोटेशियम क्यों देना है। सो द करेक्ट आंसर इज सेकेंड। पोटेशियम कभी भी बर्न के केस में पोटेशियम नहीं दिया जाता अनटिल अनलेस अगर पोटेशियम की कमी है तो बात अलग है। एबीजी करो, वहाँ पे देखो पोटेशियम अगर कम आया है तो दे दो, वो एक एक्सेप्शन केस है। पोटेशियम है ही नहीं तो पोटेशियम देना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि बर्न हो गया पोटेशियम नहीं देता हम नहीं देंगे पोटेशियम। तो पोटेशियम दे दो, अगर वहाँ पे कम है लेस देन 3.5 है तो पोटेशियम दे दो, मगर मोर देन 5.1 है तो वहाँ पोटेशियम नहीं देंगे। और एक जनरल बात करें तो बर्न की कंडीशन में पोटेशियम नहीं देते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम डॉक्टर बोलेगा तो हमें क्वेश्चन करना है। तो भाई अगर आपको सेशन थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगा और आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी आपके काम आया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, क्वेश्चन आपको जो है यूज़फुल लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।